नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं उत्कर्ष। एक और बदला, अब इस बदले के क्या मायने हैं, ये सब कुछ हम अपने खास खबर के इस विशेष प्रोग्राम में बताएंगे आपको पहले बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया गया है, बर्खास्त किया है सरकार ने। नाम है उनका हाजिराव शराफत अली। तमाम सारी अनियमितताओं के आरोप मिले हैं उनके ऊपर और जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो हमारा खास खबर आज है एक और बदला। तो तमाम आरोप लगे हैं, इल्जामात लगे हैं हाजिर राव के ऊपर। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तमाम वित्तीय अनियमितताएं की हैं, इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे और कई बार पहले भी लगे, जिसकी जांच चल रही थी। जांचों के बाद जब रिपोर्ट उनकी मांगी गई तो उसे सत्य पाया गया, जिसके बाद ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया। फिलहाल उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। घोटालों और भ्रष्टाचार से जुड़े कई आरोपों को झेलने वाले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजीराव शराफत अली को बर्खास्त करने के बाद सियासत गर्माती दिख रही है। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शराफत को बर्खास्त कर दिया। हालांकि उनका अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी था। बीजेपी शासनकाल में 2 साल पहले शराफत की नियुक्ति की गई थी। वक्फ बोर्ड में बीजेपी का बहुमत है। भाजपा शासनकाल में समाज कल्याण मंत्री रहे मातवर सिंह कंडारी के करीबी रहे हाजीराव शराफत वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए थे। हाजी पर कई तरह की अनियमितताएं बरतने के आरोप लगते रहे हैं। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले एक रिट पर सुनवाई करते हुए उनके वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया था। इसके बाद शासन स्तर पर हरिद्वार के तत्कालीन डीएम मीनाक्षी सुंदरम से वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराई गई थी। डीएम ने जांच में रिपोर्टों को सही पाया था। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या मुख्य आरोप हाजीराव शराफत पर लगे हैं। आरोप नंबर 1, साबिर साहब की दरगाह शरीफ के दान पात्र को गलत तरीके से खोलना। आरोप नंबर 2, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करना। आरोप नंबर 3, बोर्ड को नजरअंदाज करते हुए कई बड़े फैसले करना। आरोप नंबर 4, भत्तों के नाम पर वक्फ खाते से मनमाना खर्च। आरोप नंबर 5, बायोडाटा में फर्जी शैक्षिक योग्यता दर्शाना। आरोप नंबर 6, अनाधिकृत तौर पर हूटर और लालबत्ती का इस्तेमाल करना। इन्हीं तमाम आरोपों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने हाजीराव शराफत को अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। लेकिन हाजी साहब की परेशानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार उन पर कार्रवाई करने का भी मन बना रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि हाजी साहब इस बात को भी जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से उन्हें कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि डीएम की जांच जब उनके खिलाफ हुई थी तब उसमें सब कुछ सही पाया गया था। स्पेशल डेस्क, नेटवर्क 10। तो फिलहाल इन आरोपों के बाद बर्खास्त कर दिया गया है हाजीराव को और इसके बाद और भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। पूरे मामले को लेकर के हाजीराव से भी बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आप सुनिए। आरोप तो देखिए निराधार है, बिल्कुल इन आरोपों की कोई सत्यता नहीं है और मैं सारा कलियर से मुताल्लिक है आरोप जितने, क्योंकि कलियर मेरा प्रॉपर होम ग्राउंड भी है और वहाँ पे मेरे पे विधिवत रूप से कभी चार्ज नहीं रहा, सीओ पे रहा है। हाँ, अलबत्ता बोर्ड ने जो पास किया था कि डबल सिग्नेचर रहेंगे अध्यक्ष के और उसके, तो वो जो खर्च करता था उस पर तो 1-2-4 चेक हो सकते हैं मेरे, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल झूठ, ये फ्रॉड है और इसको मैं कोर्ट में चैलेंज करूँगा। आप देखिएगा, ये तो सिर्फ बदले की भावना से काम कर रही है, इसे कुछ और मिल नहीं रहा। कांग्रेस असल में अपना आप में खुद भी हताश हो रही है। आपको जो कागज सौंपे हैं दरखास्त के, उसमें क्या कुछ है? उसमें सिर्फ दरगाह को लेकर हैं सारी चीज़ें, जो पहले भी हुई उसमें मैं कहीं दोषी नहीं हूँ। ये डीएम की रिपोर्ट में भी है, नहीं वो पुख्ता नहीं पाई गई। डीएम साहब की जांच में साफ ये लिखा है कि अध्यक्ष इसमें वो नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ देखिए जब नीलाम समिति आई, वित्तीय अधिकार आपके सीज कर दिए थे? नहीं कोई नहीं किए वित्तीय अधिकार, बल्कि शासन मेरे से पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्ती ही गलत काम कर रहा है, जिसमें से अफसर भी हैं हमारे कि उन्होंने सिंगल सिग्नेचर भी सीओ राहत अली को दे दिया, बल्कि राहत अली ने ही करोड़ों का चूना लगा दिया। जिनकी मैंने आरसी जारी की थी दरगाह के पैसे वो उन्होंने नाम बदल कर भी उनके दूसरे ऐसे व्यक्तियों के नाम आरसी दिए जो बिल्कुल बच्चा ही है।
और एक पैसे की वैल्यू नहीं है, और 83 लाख रुपए करीब करीब दरगाह को चूना लग चुका है। ये सब बदले की भावना है और कुछ नहीं, राजनीति है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी इसका वो तो विरोध तक। तो फिलहाल अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं हाजिराव और साफ तौर पर इसमें तमाम सारी बातों का समावेश कर रहे हैं कि उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अनियमितताएं नहीं हैं। कुछ वक्त पहले हमने भी उनसे फोन पर बात की, उस समय उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। आरोप लगे हैं लेकिन ये जबरदस्ती के आरोप हैं, मेरे पास ऐसा कोई आरोप नहीं है। और खास बात मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही कुछ बताया गया इससे पहले। ये एक तरफा कार्रवाई जो बिल्कुल गैर कानूनी है और इसका कहीं कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिया गया। जो ये 2-3 पेपर लिए मैंने अभी जाकर से वहाँ सचिवालय से, और इसकी कोई सत्यता नहीं है। हाजी साहब, अगर बात करें हरिद्वार के जो डीएम हैं, उन्होंने अब माफ कीजिएगा, डीएम जो रहे हैं मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जांच की थी और वो जांच रिपोर्ट भी सही पाई गई थी। नहीं, देखिए, जो डीएम ने जांच की है वो मीनाक्षी सुंदरम नहीं, जो मौजूदा डीएम है इन्होंने की है। उस जांच में भी मैं दोषी नहीं हूँ। देखिए, मैं साफ बताऊं, क्योंकि कलियर को लेकर सारी जांचें हैं, ठीक है, और कलियर का चार्ज मुझ पे कभी रहा ही नहीं। वो सीओ पे है, सीओ वक्फ बोर्ड पे, सीओ वक्फ बोर्ड देख रहा है उसको। मुझ पे तो जबरदस्ती ये लांछन लगाया जा रहा है, जबरदस्ती का है। हाजी साहब, आपकी शैक्षिक योग्यता पर भी सवाल उठे थे। बताया जा रहा था कि आपने गलत रिपोर्ट सौंपी थी, जानकारी ऐसी दी गई थी। ये भी गलत है, ये भी झूठ बोल रहे आए ना, मेरे सामने बात करें ना कोई। तो हाजी साहब, अब आप क्या कुछ करेंगे, क्योंकि आपको बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि अभी आपका 3 साल का जो कार्यकाल था वो बाकी था, लेकिन अब क्या कदम होगा आपका आगे? देखिए, अभी तो हम अपने पब्लिक, अपनी जनता में जाएंगे, अपने लोगों को बताएंगे, मुसलमानों को। अब मैं बताऊं खास बात आपको, ये सरकार बिल्कुल 100% बदले की भावना पे काम कर रही है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूं और वो एक निष्ठावान पार्टी है, किसी का बुरा नहीं चाहती है। ये लोग तो ये समझिए 60 साल से मुसलमान ठगे ही आ रहे हैं बेचारे, इनका क्या कहें हम, किससे कहें अपना दर्द जाके? कोई सुनने वाला नहीं, कोई कोर्ट ही जाएंगे बस, और क्या। हाजी साहब, आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आपने संपत्तियों का जो है खुर्द-बुर्द किया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, संपत्तियों का खुर्द-बुर्द होने का जहाँ तक ताल्लुक, कोई प्रमाण देना। अरे भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ बिल क्लिंटन सारा अमेरिका खा गया, या ये मैं कह दूं ये सारा हिंदुस्तान खा गया, ये कोई बात हुई? तो कोई प्रमाण देना। एक पैसे का कोई प्रमाण दे दे, मैं खुद को गोली मार लूंगा, बोल रहा हूँ आपको। हाजी साहब, जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्ति है तो देहरादून में, तो वक्फ बोर्ड का जो कार्यालय है वो किराए पर क्यों चल रहा है, क्या वजह है कुछ? ये बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। देखिए, वक्फ संपत्ति सारी ही लोगों के कब्जे में है, और जिसको छुड़ाने जाइए वो कोर्ट भागेगा या फिर सियासी खेल खेल लेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पलटन बाजार है, धामा वाला है, कोई कमेटी कुछ नहीं करना चाहती। सबसे बड़ी गलती हमारी अपनी है, और मैंने बहत्तर इम्कान कोशिश की, कितनों को नोटिस दिए कि आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकल या तो आप किराया बढ़ाइए या तो फिर इसका डेवलपमेंट कीजिए। बहुत कोशिश की, मगर इसमें मेरे दफ्तर के भी कार्य वो भी काम कर रहा है। एक 1 मैन सब इंस्पेक्टर है, वो भी आराम 1 नंबर का। ऐसा ही सीओ राहत अली आ गया, ये भी यही सोच का है कि बस अध्यक्ष को हटाना है। ये तो वहां से लेकर आए थे, वो डायरेक्शन लेकर आए थे, अध्यक्ष को हटाना है। हाजी साहब, आपकी सरकार रही है, बीजेपी के शासनकाल में आप अध्यक्ष रहे हैं वक्फ बोर्ड के जरिए, तो आपने सरकार से कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? आपने खुद क्यों नहीं कार्रवाई की? बहुत की मैंने कार्रवाई, नहीं कार्रवाई का तो ये नतीजा है। हाजी जी, आप जरा विस्तार से बताइए क्या कार्रवाई की है आपने? देखिए, मैंने सारी कमेटी भंग भी की, नोटिस भी दिए और सबकी समीक्षा भी की। अब देखिए, मैं रुड़की एक वक्त की बात बताऊं आपको। रहमानिया मदरसे में 14 लाख रुपए के पेड़ नीलाम हुए। एक सकूर होटल बेच दिया गया मतवल्ली द्वारा, और अगर मैंने उसको नोटिस दिया और उनने 2 लाख रुपए तो पेड़ों के दिखाए और उसके दिखाए मेरे ख्याल से 10-15 हजार रुपए, तो नोटिस दिया तो जवाब में मेरे खिलाफ हो गए। और वो बस इधर उधर के सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब इन्होंने बेड़ा गर्क किए हुए 1 मैन शो चला रहा है बोर्ड को। हाजी जी, चलने नहीं देना चाहते, मुश्किल ये है सबसे बड़ी। हाजी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब से मतलब कार्यालय में जब हमारी टीम गई है तो वहाँ कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 6-6 महीनों से सैलरी तक नहीं दी गई है।
देखिए, ये भी द्वेष भावना से नहीं, जो मौजूदा सीओ राहत अली, ये कादियानी है, कौन है मुझे तो मालूम नहीं, अल्लाह जाने कौन सा मुसलमान है ये। देखिए, हमने जो संविदा पे लोग रखे थे, बाकायदा मुस्तैदी कराई, बाकायदा उसकी एक टीम बनाई और बाकायदा अपर सचिव टमटा जी इसके वो थे अध्यक्ष समिति के, इंटरव्यू समिति के। अब उनकी तनख्वाह नहीं दी गई, इंस्पेक्टर मोहम्मद अली साहब ले गए अपनी तनख्वाह, जो एक ढेले का काम नहीं करते और बोर्ड को दिमक की तरह लूट रहे हैं। एक वो है क्या नाम है, सोहन सिंह रावत, ना मालूम वो बाबू है, क्लर्क है, क्या है, वो चपरासी है, वो ही दबाए हुए सारी चीजें। अब हमारे बोर्ड के दफ्तर की स्थिति देखिए जाके, क्या हालत बदतर से बदतर बना रखी है। अब हम जितनी कोशिश करते हैं उतना पीछे हाथ पैर खींच रहे हैं लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब हमारे साथ जुड़ने। तो किस तरीके से हाजी राव अपनी सफाई दे रहे हैं ये भी आपने सुना। उनसे जब भी बात की गई तो हमेशा अपने आप को निर्दोष बताया, अपने खिलाफ एक साजिश बताई कि ये कुल एक साजिश रची जा रही है जिसके तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरीके से पाक साफ हैं। किसी तरह की वित्तीय अनियमितताएं उनके जरिए नहीं हुई हैं, उन्होंने कोई पैसों का गड़बड़झाला नहीं किया है, ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। लेकिन आरोप जो उनके ऊपर लगे हैं वो यही सब हैं कि उन्होंने पैसों का गड़बड़झाला किया है, संपत्तियों का खुर्द-बुर्द किया है। तमाम सारे आरोपों को लेकर के इस मामले की जांच भी हुई और जांच के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल हाजी राव शराफत अली को अध्यक्ष पद से सरकार ने बर्खास्त कर दिया है और इस बात को लेकर भले ही वो हाजी राव ये कहते नजर आ रहे हों कि उनके ऊपर कोई आरोप सही नहीं है, जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार और गलत हैं, लेकिन इन आधारों को आधार बनाकर, इन तथ्यों को जो मिले उन्हें आधार बना करके फिलहाल उन्हें बर्खास्त करने का कदम सरकार ने उठाया है। तो हाजी राव अपनी सफाई देने में जुटे हैं, वहीं उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शुएब रजा जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। शुएब, जिस तरीके से ये बर्खास्त करने का फरमान आदेश जारी हुआ सरकार की तरफ से, हाजी राव को बर्खास्त कर दिया गया, तमाम सारे सवालात यहाँ पर पैदा होते हैं, कई सारे आरोप भी उनके ऊपर लगते हैं। लेकिन शुएब, सबसे पहले अपनी बातचीत में हर पहलू का समावेश किया जाएगा, हर पहलू पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत से लोग आज भी नहीं जानते हैं कि वक्फ बोर्ड असल में इसका उद्देश्य क्या है, गठन किस उद्देश्य से किया जाता है। तो सबसे पहले चाहेंगे कि इसके अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया है, तो वक्फ बोर्ड का उद्देश्य क्या है, ये पहले आप बताएं। देखिए, साफ तौर पर उत्कर्ष अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड तमाम जो सूबों में बनाया गया है, क्योंकि केंद्रीय वक्फ बोर्ड है। हिंदुस्तान में अगर संपत्ति की बात की जाती है तो तकरीबन 800 करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये अपने आप में शायद ही कोई दूसरी संस्था होगी या कोई दूसरा बोर्ड होगा कि इतनी ज़्यादा उसके पास संपत्ति होगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है उत्कर्ष कि राज्यों में जो सूबाई बोर्ड का गठन किया गया है वो सिर्फ इसलिए कि जो सूबाई जो राज्य में संपत्ति है उसका सही इस्तेमाल हो, कम से कम इससे जो संपत्ति की जो आमदनी हो उसका जो खर्च हो वो मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए उसको खर्च किया जाए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सबसे पहले रखी जाती है और वक्फ बोर्ड का मकसद भी है। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात कि अगर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की हम बात करते हैं तो 11 सदस्यीय बोर्ड में यहाँ पर होते हैं, जिसमें से 4 सदस्यों को सरकार की तरफ से नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा एक शरीयत का जानकार यहाँ पर होता है, उसके अलावा एक वकालत से पेशे से जुड़ा हुआ सदस्य होता है, विधायक होते हैं जो मुस्लिम होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें, एक और नियम यहाँ पर ये है कि वक्फ बोर्ड में क्योंकि मुस्लिमों से जुड़े हुए मसले रहते हैं, चाहे संपत्ति का मसला हो या फिर दूसरे, तो मुस्लिम ही लोग बोर्ड में यहाँ पर शरीक किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात उत्कर्ष, जिस तरीके से मैंने बताया कि इतनी बड़ी संपत्ति, एक बड़ी तादाद में संपत्ति ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात उत्कर्ष ये है कि कब्जा होने के बावजूद यहाँ पर कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए। इस तरीके से मिली भगत एक तरीके से की गई कि चाहे हाजी राव शराफत रहे, उससे पहले के जो चेयरमैन है वो रहे हो, तमाम लोगों पर इस तरह के अक्सर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि
जब भी कदम उठाने की कोशिश की गई कुछ खास संजीदगी उसमें नहीं दिखाई गई। अब क्योंकि बीजेपी सरकार में अध्यक्ष बनाया गया था हाजी राव शराफत अली को, अब कांग्रेस की सरकार आई, लिहाजा बदलना तय था, लेकिन वक्त अभी बाकी था, कुछ साल बचे थे हाजी राव शराफत के, वो उनका कार्यकाल बचा हुआ था। शायद उम्मीद थी कि जल्दी से ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से जांच में पाया गया था, जब कई तरह की अनियमितताएं के आरोप लगे हाजी राव शराफत पर, तो लगातार जांच भी हुई। जब हरिद्वार डीएम ने जांच की तो उसमें भी पाया गया कि सत्य ये बात है। उसके अलावा खुर्द-बुर्द करने के आरोप लगे। अपनी जो शैक्षिक योग्यता हाजी राव शराफत अली ने दर्शाई थी कागजातों में, डॉक्यूमेंट्स में, उस पर अनियमितता के आरोप लगे, उस पर आरोप लगे गलत है वो। इस तरह की कई चीज़ें यहाँ पर सामने आई थी, जिसके बाद से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद कांग्रेस सरकार आएगी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हुआ भी यही और शराफत अली को बर्खास्त कर दिया गया। दो चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है, एक तो बदला, एक और बदले की बात जो हमने जिस तरीके से हमने टाइटल भी रखा है अपने प्रोग्राम का, इसमें यही है कि एक अधिकारी यहाँ पर अध्यक्ष को बदल दिया गया है, चेयरमैन को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले जो उद्यान निगम के एमडी थे उनको भी बर्खास्त किया गया था सरकार के जरिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही है कि बदल दिया गया, यानी कि एक बदले की नज़रिए से अगर देखते हैं इसे बीजेपी के, क्योंकि कार्यकाल में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, बीजेपी में शामिल है हाजी राव शराफत अली, बीजेपी से ताल्लुक उनका है, तो इस नज़रिए से भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि शायद बदला यहाँ पर लिया जा रहा है। लेकिन जो अनियमितताओं के लगातार आरोप लगते रहे, चाहे कलियर शरीफ की जो साबिर साहब की मज़ार है, वहाँ पर जो चंदा होता है, गुल्लक इकट्ठी होती है, उनको यहाँ पर गुपचुप तरीके से खोलने का आरोप हो, या फिर शैक्षिक योग्यता जिस तरीके से मैंने बताई, इसके अलावा उत्कर्ष अगर बात की जाए तो संपत्ति के खुर्द-बुर्द करने का यहाँ पर लगातार आरोप लगते गए हैं। आरोप ये भी है कि नेताओं ने कब्जा किया है संपत्ति पर और अध्यक्ष जी कोई कार्रवाई नहीं करते, अध्यक्ष जी सिर्फ जांच की बात करते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती थी। ये भी एक वजह यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी ताज्जुब की बात उत्कर्ष ये है कि जिस बोर्ड के पास पूरे हिंदुस्तान की, मैंने इस की बात बताई, इतनी संपत्ति हो, इतनी ज़मीनें हो, अगर उत्तराखंड की बात हम करते हैं तो देहरादून में जो ऑफिस है वक्फ बोर्ड का, वो किराए पर चल रहा है। तो खुद सोचने का एक विषय है कि इतनी संपत्ति के मालिक बोर्ड है, इतनी ज़मीन बोर्ड के पास है, लेकिन फिर भी जो किराए पर उसका ऑफिस चलता है, तो ये कहाँ पैसा जा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आती है। और इसको बहुत बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो इसे सुधारने के, इसके यहाँ पर कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि जो संपत्ति है उस पर अवैध कब्जे हटाया जा सके। और एक चीज़ और उत्कर्ष, अगर सही मायनों में देखा जाए और इस संपत्ति से जो यहाँ पर पैसा हासिल होता है, जो रुपया हासिल होना चाहिए, अगर सही तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से काम हो, तो इतने ज़्यादा स्कूल कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, इतने ज़्यादा काम किए जा सकते हैं कौम के लिए कि उसको सरकारी पैसा लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। उत्कर्ष बिल्कुल शुएब, ये पूरा मामला सामने आने के बाद इसने एक आईना दिखाया है कि वक्फ बोर्ड जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और इसके साथ ही साथ इतने सारे अच्छे उद्देश्य लेकर के इसका निर्माण भी किया गया, लेकिन संचालन को लेकर के तमाम सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। और जिस तरीके से जिम्मेदारी है कि मुस्लिम समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, इस बात की आवश्यकता हमेशा महसूस की गई, ज़्यादा उनके विकास पर ध्यान दिया जाए, तमाम सारी आवश्यकताएं महसूस की गई, लेकिन जो उद्देश्य रहा उससे वक्फ बोर्ड भटकता रहा। तो कहीं ना कहीं इसके संचालन में, अब इसके संचालन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि उद्देश्य जो है वो पूरा किया जा सके। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर एक जिस तरीके से केंद्र सरकार के जरिए एक प्रस्ताव भेजा गया था कि राज्य सरकार ही जो कब्जा किया गया है संपत्ति पर बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की, उसको खाली कराए, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि एक दो जगह पर ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में शायद ऐसा हुआ कि ज़मीनों को खाली कराया गया, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर न जाने हज़ारों बीघा ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि अध्यक्ष जी को पता नहीं था या जो बोर्ड के सदस्य हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं, बल्कि सबकी नज़रों के सामने ऐसा होता रहा। और ज़्यादातर जो कब्जे हैं वो ऐसे हैं कि जो नेताओं ने किए हुए हैं या फिर ऐसे यहाँ पर अधिकारियों ने कब्जा किया हुआ है। और संजीदगी के साथ अगर कदम उठाया जाए या फिर इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो अध्यक्ष हैं कि वो उनके खिलाफ बोल सके। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आती रही है और शायद अगर निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाती और प्रशासन की, क्योंकि सरकार खुद बीजेपी की थी और अध्यक्ष उनके थे, तो यकीनन अगर संजीदगी के साथ कार्रवाई की जाती तो इतना
ये तमाम चीज़ें ना होती और शायद इस तरीके से बर्खास्त ना होना पड़ता जो चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे हाजी राव शराफत अली को। लेकिन ये तमाम चीज़ें सामने आई और ये मामला यही थमने वाला नहीं उत्कर्ष, बल्कि अब जो कांग्रेस की सरकार है वो कार्रवाई का मन बना रही है। खबर यहाँ तक कि शायद FIR भी दर्ज की जा सकती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आने वाली है। इसके अलावा अगर हाजी राव शराफत की बात करते, भले ही बीजेपी से उनका ताल्लुक हो, लेकिन पार्टी शायद उस मामले में ज़्यादा उनके पक्ष में खड़ी ना हो, क्योंकि जो जांच की गई थी, जो तो DM रहे मीनाक्षी सुंदरम हरिद्वार के जब थे, उस वक्त भी जांच की गई थी। तो उस वक्त भी ये पाया गया था कि ये मामले सही है और जो जिस तरीके से गड़बड़ी की बातें सामने आई थी, जो आरोप लगाए गए हाजी राव के ऊपर, क्या वो अब पूरी तरीके से सत्य पाए जा चुके हैं? अब किसी जांच की जरूरत या फिर जांच बची नहीं है किसी तरह की? अब ये आरोप पाए जाने के बाद इन्हें बर्खास्त किया गया है या कुछ जांचें अभी बची भी हैं? देखिए, अनियमितताओं के मैंने बताया जिस तरीके से आरोप लगते रहे हैं हाजी राव शराफत पर, चाहे कलियर का मसला हो, कलियर में जिस तरीके से दुकानों के आवंटन का मामला हो, या फिर जो गुल्लक होती है जहां चंदा इकट्ठा होता है, क्योंकि सालाना अगर बात करें तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का चंदा वहां पर इकट्ठा होता है। साबिर साहब की दरगाह जो मज़ार पर है, वहां पर गुल्लक जमा होती है। वो क्योंकि सबके सामने जब उनको खोला जाता है तो सबके वहाँ पर DM SDM वगैरह तमाम जो अधिकारी है या फिर जो दरगाह के जिम्मेदार लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन ऐसा आरोप लगा था कि हाजी राव शराफत ने वहाँ पर बंद तरीके से, गुपचुप तरीके से उन गुल्लकों को खुलवा दिया, या फिर कई तरीके के आरोप उन पर लगते रहे। उसी के मद्देनजर अब ये सरकार ने कदम उठाया है। यहाँ पर एक बात और है कि जो अगर पूर्व यहाँ पर समाज कल्याण मंत्री की बात करते हैं, मातवर सिंह कंडारी की, जो BJP सरकार में मंत्री थे, उनके काफ़ी करीबी रहे हैं हाजी राव शराफत अली। और उस दौरान जब भी मातवर सिंह कंडारी कलियर जाते थे तब कई बार, माफ़ कीजिएगा उत्कर्ष जी, कई बार झड़प भी हुई उनकी लोगों से, और ये देखा भी था तमाम लोगों ने कि किस तरीके से मातवर सिंह कंडारी पक्ष करते थे हाजी राव शराफत का। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि सरकार बदली है, निज़ाम बदला है, लिहाजा कार्रवाई हुई और यहाँ पर हाजी राव शराफत अली को हटा दिया गया। लेकिन फिलहाल शुएब, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अब क्या क्या कार्रवाइयां उनके ऊपर हो सकती हैं? शुएब, आपसे सवाल दोबारा करना चाहेंगे कि क्या क्या कार्रवाइयां हाजी राव के ऊपर की जा सकती हैं? आरोप उनके ऊपर तमाम लगाए गए, उन्हें सच भी पाया गया, बर्खास्त भी कर दिया गया, आगे की क्या कुछ कार्रवाइयां उनके खिलाफ हो सकती हैं? अब देखिए, निश्चित तौर पर अगर सरकार चाहेगी तो FIR दर्ज हो सकती है उनके खिलाफ और मामला पूरा चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से बात हुई हमारी भी हाजी राव शराफत अली से, उनका यह कहना है कि वो खुद कोर्ट में जाएंगे। उनका साफ तौर पर तमाम आरोपों से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि बदले की भावना से कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है और वो कोर्ट जाएंगे, इस मामले को उठाएंगे। हालांकि उत्कर्ष मैं आपको बताऊं कि एक रिट पहले भी दायर की गई थी, वो हाजी राव शराफत अली के खिलाफ दायर की गई थी और तब कोर्ट का आदेश आया था कि काम को रोक दिया जाए, यानी कि काम करने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया था इनसे। लेकिन अब कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं हाजी राव शराफत अली, लिहाजा देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पूरा मामला आगे चलता है अगर कोर्ट में जाते हैं। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि वो जनता के बीच जाएंगे, जनता को बताएंगे किस तरीके से उनको बर्खास्त किया गया। लेकिन जो दुकानदार है कलियर के, या फिर जो पूरा ये मसला जो चला है, वहां पर ये देखने को मिलता है कि इनके खिलाफ ही नाराजगी ज्यादा है लोगों में। और शायद अगर यहाँ पर ये मामला आगे बढ़ेगा तो सरकार का भी पक्ष क्योंकि मजबूत है, ऐसी बात नहीं कि सरकार ने हवा में ये पूरा काम किया है, बल्कि जिस तरीके से जांच में बातें पाई गई वो ही यहाँ पर देखा भी गया और पूरी तरीके से नजर आया कि कोर्ट में भी यकीनन अगर वो जाते हैं हाजी शराफत अली तो मजबूत पक्ष सरकार का भी रहने वाला है। बिल्कुल, और मुश्किलें बिल्कुल मुश्किलें इनकी बढ़ने भी वाली हैं इस तरह से अगर सरकार इसमें और भी कदम उठाती है। यहाँ पर शुएब, एक सवाल यहाँ और पैदा होता है कि अब जो पद खाली हुआ है इनकी बर्खास्तगी के बाद, हाजी राव की बर्खास्तगी के बाद, उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा, उसकी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, इस दिशा में कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है? हाँ, निश्चित तौर पर ये होगा भी अब, क्योंकि पहले से एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद चेयरमैन का जो पद है वो कांग्रेस चाहेगी कि अपना कोई उनका नेता हो, अपना कोई आदमी हो, वो बैठे इस पद पर। और शायद इसी के चलते भी ये जल्दबाजी में भी शायद एक कदम उठाया गया हो। और अब शायद जो बोर्ड का जिस तरीके से मैंने बताया कि कार्यकाल क्योंकि यहाँ पर अभी बाकी है उन बोर्ड के सदस्यों का भी, हालांकि अब सदस्य को शामिल कई लोगों को किया जाएगा, उसके बाद ये पूरा चुनाव होगा क्योंकि बोर्ड के सदस्य ही चुनते हैं अपने अध्यक्ष को, और उसके बाद शायद ये तय होगा कि आखिर किसको सदस्य बनाया जाता है, कांग्रेस किसका नाम आगे यहाँ पर लाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर उत्कर्ष ये देखें, सबसे बड़ी जिम्मेदारी चाहे कोई भी आए, अध्यक्ष
कोई भी किसी नाम पर भी यहाँ मोहर लगती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके लिए यही है कि किस तरीके से इस संपत्ति का वो सदुपयोग करता है। कम से कम जो मकसद है, जो जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर होती है, किस तरीके से उसको निभाता है। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो कोई खास रिकॉर्ड या फिर जो चीज़ें होनी चाहिए थी कम से कम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के जरिए या लोगों के जरिए, वो नहीं हो पाती और उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता जिसको जो फ़ायदा इन लोगों को मिलना चाहिए था। यकीनन यहाँ पर ज़रूरत काम करने की है और अगर शायद निष्पक्ष तरीके से और जिम्मेदारियों को समझते हुए काम किया जाए तो इतने ज़्यादा अच्छे परिणाम इस चीज़ के निकल सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां कौम के लिए यहाँ पर हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती है कि सरकार से भी उस चीज़ को पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े और खुद ब खुद इतना पैसा आ जाए कि कई चीज़ें यहाँ पर खड़ी हो जाए। बिल्कुल, तमाम सारी चीज़ों में सुधार की भी आवश्यकता शुएब यहाँ पर है। आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल अपनी बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर। सूबे की खबरें तेजी के साथ हर रोज शाम 5 बजे देवभूमि एक्सप्रेस नेटवर्क 10 पर, सच की हद तक। भीड़ में दब जाए जब आपकी आवाज, फाइलों में गुम हो जाए जब आपकी फरियाद, जख्मों पर लगाने ना आए जब कोई मरहम, सरोकार से सरकार तक हम करेंगे आपकी बात। आपके दिल दहला देने वाली घटना हुई है देहरादून में, सबकी नजरें सुबह अंधी बनी रही। ने पूरे मामले की पड़ताल की थी, तभी वो बहुत बड़ा मुद्दा बना, बढ़ता रहा है। कोशिश करी है ना कांग्रेस इस बात। आम खबर पर हमारी खास नजर, खास खबर देखिए रोज शाम 6 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। देवभूमि उत्तराखंड से शुरू हुआ नेटवर्क 10 खबरों की दुनिया में एक नई दस्तक। राज्य से प्रसारित होने वाला 24 घंटे का न्यूज चैनल। अब मिलेगी देवभूमि की आवाम को एक नई आवाज। हिमालय की जमीन से होगी राज्य के सरोकारों की बात। हर सुलगते सवाल जो झंझोड़ देते हैं जमीन को, होगी हर उस मुद्दे पर बात। नेटवर्क 10 बनेगा एक मंच, एक संजीदा सोच के साथ। न सत्ता पक्ष न विपक्ष, सिर्फ जनपक्ष के जज्बातों से होगा सरोकार। हमें उम्मीद है हम उतरेंगे खबरों की हर कसौटी पर खरे, ताकि आप कर सके नेटवर्क 10 पर सच की हद तक विश्वास। आप सभी प्रदेश वासियों के प्यार और आशीर्वाद का आकांक्षी है नेटवर्क 10। हमारे आगाज की आप सभी को शुभकामनाएं। स्वास्थ्य ही जीवन की पूंजी है। हम सब चाहते हैं स्वस्थ रहना, पर फिर भी हर इंसान क्यों है ग्रसित बीमारियों से? आप किस वजह से ज्यादा परेशान हैं? चलने की वजह से, चल भी नहीं पा रहे, चलने भी बड़ी तकलीफ है। कैसे मिलेगा छुटकारा? क्या है सही इलाज? ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर। आप एक डोज लीजिए, एक डोज, और दूसरी डोज आप 1 हफ्ते बाद रिपीट कीजिए। आइस के लिए स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, जो अगर आप खाएंगे तो हमेशा ही कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट देंगी। तो देखना ना भूलें नेटवर्क 10 क्लिनिक, केवल नेटवर्क 10 पर हर बुधवार दोपहर 3 बजे। 30 मिनट का नेटवर्क, पूरे भारत का नेटवर्क। खबरों का नेटवर्क यानी नेटवर्क इंडिया। जब आपके पेट में दर्द हो, तब क्या आप सर में पट्टी बांधते हैं? सुबह उठकर क्या आप दांत ऐसे साफ करते हैं? जब आपको भूख लगती है,
तो क्या आप पानी खाते हैं? जब आपको पार्टी में जाना होता है तो क्या आप ऐसे जाते हैं? गर्मी के मौसम में क्या आप ऐसे कपड़े पहनते हैं? जब आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना होता है तो क्या आप अपना सफर ऐसे करते हैं? नहीं ना? तो खबरें देखने के लिए दूसरे चैनल क्यों देखते हैं? तो खबरों के लिए देखिए नेटवर्क 10। इसमें मजा नहीं आएगा। सर मजा चाहिए तो कस्टम पे है मेरे पास। अब इसमें क्या नया है? इस फिल्म में है एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, ड्रामा, इमोशन, डांस, मस्ती, धूम धड़ाका और फिर हैप्पी एंडिंग, क्योंकि आईपीएल अभी बाकी है। देखिए आईपीएल डे दनादन हर शाम 7 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। बद्री केदार की खबर, गंगा यमुना पर नजर, देहरादून की चहल पहल, खटीमा की खोज खबर, सूबे का गांव हो या शहर, हर इलाके की पूरी खबर उत्तराखंड न्यूज नेटवर्क 10 के साथ। ज्योतिष एवं वास्तु पर आधारित जगदीश जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम। 2 दिशाओं का प्रतीक नेटवर्क 10 के इस अभिनव अनूठे प्रयास की पूरी प्रशंसा करता हूँ। ऋषि मुनियों की वर्षों की खोज, शुक्र हमारी कुंडली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक परिवेश के अनुरूप पॉजिटिव जब हमारा केतु होता है तो वो हमें क्या रिजल्ट्स देता है? तो एक मंत्र आपको दे रहा हूँ मैं, ओम श्री शांब शिवाय नमः। ज्योतिष व वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान। किसी गली के कुत्ते को रोज सुबह थोड़ा सा दूध पिला दिया कीजिए। देखिए समस्या और समाधान रोज सुबह 9 बजे सिर्फ नेटवर्क 10 पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद खास खबर में। मेडिकल कॉलेज पर सियासत। जी हां, मामला रुद्रपुर का है, जहां पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज इन दिनों सियासत की भेंट चढ़ चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज का यहां पर निर्माण कराया जाना था, जिसे पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक ये कॉलेज पूरा नहीं हो पाया है। विवादों में पूरी तरीके से ये घिर चुका है। इस कॉलेज का अगर इतिहास आपको बताएं तो जब 2002 में कांग्रेस की सरकार आई तब इसका प्रस्ताव सामने आया। 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इसका शिलान्यास किया और इसके निर्माण को मंजूरी दी, और इसके बाद लगातार इस पर सियासत खेली गई। बीजेपी की गवर्नमेंट आई। आपको बता दें कि 50 करोड़ का अब तक इसमें लागत लगाई जा चुकी है, और इसके बाद 7 ब्लॉक इसमें बनने हैं, लेकिन अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसके बाद इसमें लगने वाले पैसे के, इसमें जो फंड था उसे रोक दिया गया, उसे दूसरी जगह भेज दिया गया, जिस मामले को लेकर के ये पूरा प्रकरण कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट में सरकार और ने कई बार कोर्ट ने नोटिस भेजा सरकार को, इससे जवाब भी मांगा गया, सरकार ने जवाब भी दिया, लेकिन कुल मिलाजुला करके इन सियासी खेलों के बीच इस राजकीय मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया गया, प्रभावित रहा, और आज भी ये अपने पूरे होने के, इसके निर्माण इसका पूरा हो जाए इस बात का इंतजार ही कर रहा है। फिलहाल ये मेडिकल कॉलेज अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कुल मिलाजुला करके सियासत की भेंट ये पूरी तरीके से चढ़ता गया। कभी बीजेपी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई यहां पर दिखाई दी। कुल मिलाजुला करके ये मेडिकल कॉलेज, इसका निर्माण कार्य फिलहाल के लिए रुक गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा था कि आखिर इस पर से जो विवादों के बादल हैं वो छटेंगे, जिसके बाद इसका निर्माण पूरा हो सकेगा। और इस समय इस निर्माण कार्य को लेकर के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो निर्माण कार्य है उसमें क्या कुछ अड़चने आ रही हैं, ये तमाम बातें जानने का हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं आकाश आहूजा, उनसे बात करेंगे। आकाश, जानना चाहेंगे आखिर इस राजकीय मेडिकल कॉलेज के पीछे क्या विवाद आए कि इसका निर्माण कार्य रुक गया? जी उत्कर्ष, देखिए मैं ये साफ कर दूं आपको
कि जब 2002 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और नारायण दत्त तिवारी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनके बारे में आम धारणा थी कि विकास परक सोच के मुख्यमंत्री हैं और इसी के चलते सिडकुल की बसायत की कवायद भी यहाँ की गई। उसी दौरान रुद्रपुर से 4 बार विधायक रह चुके श्री तिलक राज बेहड़ फिर यहाँ से निर्वाचित हुए थे और उन्होंने तीसरे बार के अपने टर्म में उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज का एक सपना देखा था। उन्होंने ये सोचा था कि रुद्रपुर की आबादी, या यूं कहा जाए जो ऊधम सिंह नगर की आबादी दिनों दिन बढ़ रही है और यहाँ के लोगों को उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाओं के लिए दिल्ली जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है, तो ये सोचकर उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज की नींव यहाँ डाली थी, जिसके तहत सबसे पहले रुद्रपुर के नेहरू चिकित्सालय को स्थानांतरित कर नैनीताल रोड पर ले जाया गया और जिला चिकित्सालय का उसे नाम दिया गया और तिलक राज बेहड़ के प्रयासों से 125 बेडेड अस्पताल यहाँ बना, जिसके बाद मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने आकर राजकीय मेडिकल कॉलेज की नींव यहाँ डाली और निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रहा लगभग 3 वर्षों तक। उसके बाद मैं आपको बता दूं, वर्ष 2007 में जैसे ही यहाँ सत्ता का परिवर्तन हुआ उत्तराखंड में और सूबे में भाजपा की सरकार बनी, तो क्या कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित माने उस सरकार को, या यूं माने कि सरकार समान विकास की धारणा पर काम कर रही थी। सरकार ने रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर का था, उसका सारा पैसा रोककर श्रीनगर की ओर ट्रांसफर कर दिया। उत्कर्ष बिल्कुल, तो फिलहाल इसके निर्माण को लेकर के क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है इस दिशा में? क्या स्थानीय विधायक अब राजकुमार ठुकराल हैं, क्या वो इस बात को उठा रहे हैं कि अब इसके निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए, या फिर बीजेपी का शासनकाल रहा उस दौरान क्या इस तरह की कोशिश की गई किसी तरह की? बाद में कोर्ट से भी जवाब तलब हुआ था सरकार का, उसके बाद कोई कोशिश की गई? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्कर्ष। 5 वर्ष भाजपा का शासनकाल रहा उत्तराखंड के अंदर, लेकिन किसी भी स्थानीय भाजपा नेता या बड़े पदाधिकारी ने यह प्रयास नहीं किया कि जिस राजकीय मेडिकल कॉलेज की आज ऊधम सिंह नगर को बहुत ज्यादा आवश्यकता है, खासकर रुद्रपुर की अगर बात करें तो इस समय रुद्रपुर की आबादी 3,65,000 है और कुल जिले की आबादी लगभग 13 लाख है। तो यहाँ पर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की अदद आवश्यकता थी, लेकिन लगता था शायद भाजपा का कोई पदाधिकारी इस दिशा में संजीदा नहीं था। 5 साल तक लगातार विधायक तिलक राज बेहड़ इस चीज को लेकर लगे रहे। अंत में जब उन्हें लगा कि विधानसभा में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में पहुंचे। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL यानी जनहित याचिका उन्होंने दायर करी, जिसमें लगभग 6 महीने बाद कोर्ट ने बेहड़ के हक में फैसला देते हुए सरकार को यह आदेश दिया कि इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा किया जाए। जिसके बाद सरकार ने अपनी जान सांसत में जानकर एक हलफनामा पेश किया और जिसमें सरकार ने यह कहा कि उसके पास मद उपलब्ध नहीं है राजकीय मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए। मैं बता दूं उत्कर्ष कि तब तक लगभग 50 करोड़ रुपए इस मेडिकल कॉलेज पर खर्च हो चुका था और उसके बाद उस साल के प्राविधान में, बजट के प्राविधान में मात्र 1 रुपया इस राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ रखकर ऊधम सिंह नगर की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया था। उत्कर्ष बिल्कुल आकाश, लेकिन जिस तरीके से पूरी स्थितियां निकल करके सामने आ रही हैं, ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से सियासी खेल का शिकार हुआ है, सियासत का शिकार हुआ है और इसी वजह से इसका निर्माण कार्य रुका है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उत्कर्ष। इस समय अगर वर्तमान विधायक की बात करें, इस समय रुद्रपुर से भाजपा के विधायक निर्वाचित हुए हैं राजकुमार ठुकराल, उनका यह कहना है कि वह राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर प्रयासरत हैं। बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति उत्पन्न हुई थी सीएम के 21 तारीख को रुद्रपुर दौरे पर, जब निवर्तमान विधायक तिलक राज बेहड़ राजकीय मेडिकल कॉलेज को लेकर के निर्माण को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन स्तर पर पहुंच रहे थे। उससे ठीक पहले वहां भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल पहुंचते हैं और कहते हैं कि वे चाहते हैं रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन इसके तुरंत बाद ही वो प्रेस को एड्रेस करते हैं और प्रेस से बातचीत में ये कहते हैं कि राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसमें टेंडर न जारी कर धांधलेबाजी की जा रही है, चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ एक चीज और साफ कर दूं मैं उत्कर्ष कि राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण। बिल्कुल आकाश, शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक तिलक राज बेहड़ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बेहड़ साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। बेहड़ साहब, जानना चाहेंगे रुद्रपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण आखिर क्यों रुका हुआ है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको रोका था। जब सरकार बदली, कांग्रेस सरकार गई, तो 7.5 करोड़ रुपया इन्होंने रुद्रपुर से हटाकर श्रीनगर में भेज दिया। जी, जो शासनादेश हुए थे 7.5 करोड़ रुपए रिलीज होने के, उसको निरस्त करते हुए दोनों शासनादेश मेरे पास उपलब्ध है, स्वीकृत के भी उपलब्ध है और उसके बाद भी जो शासनादेश सरकार ने किया निरस्त करने का और श्रीनगर पैसा भेजने का, उसके भी शासनादेश है। इसको लेकर मैंने विधानसभा के अंदर एक लंबी लड़ाई लड़ी और जब उस लड़ाई को मैं नहीं सफलता मिली, तो मैंने फिर माननीय न्यायालय में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और उस जनहित याचिका में सरकार ने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है और जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उस काम को पूरा किया जाए। तो सरकार ने कहा कि हम 1 साल के अंदर एफिडेविट दिया कि 1 साल के अंदर हम इसको पूरा कर देंगे। पर अब मेरा मानना है कि क्योंकि सरकार बदल चुकी है, हमारी सरकार है कांग्रेस की,
मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किया है और अब इसका काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अभी 2 ही दिन पहले हमारे प्रमुख सचिव एस राजू, जो चिकित्सा शिक्षा सचिव है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में मैं भी उपस्थित था और उसके अंदर बजट प्राविधान के बारे में कहा गया है। मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार हमारी आई है, इसके बादल छट गए हैं और ये मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग जो बाकी रुकी थी, इसका काम बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो तो पहले भी विरोध कर रहे थे, अब भी उनके विधायक जो है निर्माण एजेंसी पर कभी उंगली उठाते हैं, कभी किस पर मैं कहना चाहता हूं कि निर्माण एजेंसी अगर बदलनी थी तो 5 साल उनकी सरकार थी, क्यों नहीं बदली? कोई काम नहीं। और अब जो है वो इसका निर्माण एजेंसी जो काम कर रही है वो लेबर रेट पे काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती है। तो अब वो काम कर रही है, काम शुरू हो चुका है, मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद काम प्रारंभ हो गया है और बहुत जल्दी और फंड इसी बार हमारी सरकार ने जो लेखानुदान पास किया 4 महीने का, उसके अंदर 5 करोड़ की व्यवस्था की है। और अभी जो आम बजट आ रहा है उसके अंदर भी हमको मुझे उम्मीद है कि 10-15 करोड़ रुपया मिलेगा और अब ये तेजी से मेडिकल कॉलेज की ओर आगे बढ़ेगा। पहले ये बिल्डिंग जो अधूरी है वो पूरी होगी और आने वाले समय में अब ये मेडिकल कॉलेज बनेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत जरूरत है, सीमांत क्षेत्र है, इधर खटीमा से लेकर नेपाल लगता है, इधर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं और उत्तराखंड को इसको बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बेहर साहब, उत्तराखंड को बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम सारी चीजों की आवश्यकता उत्तराखंड को है और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल रहा हो, चाहे वो बीजेपी का शासनकाल रहा हो और चाहे वो फिर कांग्रेस का शासनकाल आया हो, इस दौरान क्या स्वास्थ्य सेवाओं का हाल रहा है ये सभी जानते हैं। कितनी ज्यादा सहूलियत मिलती है अगर इस तरह के प्रस्तावित योजनाओं को पूरा किया गया होता तो लोगों को सहूलियत मिलती। लेकिन कुल मिला जुला करके जो स्वास्थ्य सेवाओं का प्रदेश में हाल चल रहा है, इसी तरह से योजनाओं को रोकने का परिणाम है कि लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। बेहर साहब, अगर ये मेडिकल कॉलेज आज बन गया होता जो 5 साल तक रोके रखा, तो पता नहीं इसका कितना लाभ कुमायूं के क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र को मिलता। एक उधम सिंह नगर ऐसा जहाँ पर फैकल्टी भी आएगी, मरीज भी मिलेगा और डॉक्टरों की आवश्यकता है। आज देश के अंदर एमसीआई ने, जो मेडिकल काउंसिल है, उसका ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मिलनी चाहिए। असम जैसे छोटे से प्रदेश के अंदर 8 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, तो क्या हम अपने प्रदेश के अंदर 8 मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते ताकि डॉक्टर्स हों? डॉक्टर होंगे तो पहाड़ों पर जाएंगे, हमारे डॉक्टरों की कमी है। तो जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य की सेवाओं को रोका, आज वो कहाँ पर खड़ी है स्वास्थ्य सेवाएं? आप देख सकते हैं जब हमारी सरकार थी हमने 5 साल के अंदर कितना स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। 32 हमने बड़े बड़े अस्पताल निर्मित किए, हेल्थ सिस्टम के माध्यम से हमने 37 अस्पतालों का उस समय निर्माण किया, 45 हमने सीएचसी बनाई और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के अंदर स्वास्थ्य विभाग को धकेल दिया गड्ढे की ओर। हमने दून जैसा अस्पताल बनाया आधुनिक, जिसको भारत सरकार ने जिसकी प्रशंसा की। तो इन्होंने 5 साल के अंदर पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को धकेला है। अब हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बने, मुझे उम्मीद है कि वो मेडिकल कॉलेज तो मुख्यमंत्री जी बनाएंगे, स्वास्थ्य सेवाएं भी अब ढर्रे पर आएंगी और आम आदमी को चिकित्सा सेवा का लाभ मिलेगा। तो छोटा सा सवाल जानना चाहेंगे कि अब कांग्रेस की सरकार आ गई है, क्या उम्मीद की जाए, कब तक ये निर्माण पूरा हो जाएगा, कब तक ये लोगों की सेवा में मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाएगा? लेखानुदान में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो अभी पिछले दिनों में सरकार ने बनते ही पास किया है और आम बजट में अब जो है आम बजट के अंदर पैसे की व्यवस्था होगी और बहुत जल्दी अगले 1.5-2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा और हम एमसीआई के पास जाएंगे। बिल्कुल बेहड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो तिलक राज बेहड़, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में विपक्षी पार्टी बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में इसके काम को रोका और जिसकी वजह से ये काम लंबित होता चला आया, वरना अब तक ये अपने सक्रिय स्वरूप में आ चुका होता और काम यहाँ का पूरा हो चुका होता। फिलहाल आपको बता दें कि इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर स्थानीय विधायक राजकुमार ठुकराल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ठुकराल साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद। ठुकराल साहब, जानना चाहेंगे आखिर ये क्या सियासत है? आरोप जो लग रहे हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर को लेकर के कि बीजेपी के शासनकाल में इसके निर्माण पर बदले की राजनीति वश रोक लगाई गई, क्या कहेंगे आप इसमें? जो लोग मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं वो जब स्वास्थ्य मंत्री थे एनडी तिवारी साहब की कांग्रेस की सरकार थी, जरा उनसे पूछिए कि उस समय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर में क्यों नहीं बनवाया। आज मेडिकल कॉलेज का रोना रो रहे हैं। जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य मंत्रित्व काल के अंतर्गत कभी मेडिकल कॉलेज का शासनादेश हुआ था? आज इतनी हायतोबा मचा रहे हैं, क्यों नहीं बनवाते रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज? दोबारा से इनकी सरकार आ गई है। इनकी मेडिकल कॉलेज बनाने की मंशा नहीं है, इनकी मंशा सिर्फ मेडिकल कॉलेज पे लगने वाले 1800 करोड़ रुपए के व्यय पर है।
सबकी निगाह इस समय 1800 करोड़ रुपए के ऊपर है। मेडिकल कॉलेज तो महज स्वार्थ सिद्धि का एक साधन मात्र है। बिल्कुल ठुकराल साहब, लेकिन आप सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल रहा है, चाहे वो किसी का भी शासनकाल रहा हो, चाहे वो बीजेपी और कांग्रेस हो, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आप इससे भली भांति वाकिफ हैं। लोगों को बहुत ज्यादा अभी इसमें सुधार की और विस्तार की जरूरत है। ऐसे में अगर ये मेडिकल कॉलेज बन गया होता, जब ये 2004 में इसका शिलान्यास हुआ, इसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, अगर ये पूरा हो गया होता तो लोगों को बहुत सहूलियत मिली होती। जी, बीजेपी की सरकार तो 2007 में आई ना जी। 2007 से पहले इनकी कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज को कंप्लीट किया? इनकी मंशा ठीक नहीं थी ना। इन लोगों ने हमारे रुद्रपुर शहर के अंदर एक मतलब स्वार्थ सिद्धि का माध्यम मात्र बना रखा है उसको। बिल्कुल, इन सारी बातों को ठुकराल साहब ध्यान में रखते हुए कि अगर ये मेडिकल कॉलेज स्वार्थ सिद्धि का माध्यम ना बनने पाए, शासनकाल 5 वर्ष तक रहा बीजेपी का, और अपने हाथ में सारी चीजें लेते हुए आखिर व्यवस्थित ढंग से इसे जमीन पर उतारने की, इसका निर्माण पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? सिर्फ यही सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, देखिए 300 बेड का हॉस्पिटल बनना था, उसके लिए माननीय बलवंत भौर्याल जी स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2.5 करोड़ रुपए रिलीज भी किया और डॉक्टर निशंक ने तो वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान के किसी कोने में था। 108 एम्बुलेंस, एक फोन दबाते थे एम्बुलेंस पहुंच जाती थी। ऐसी कल्याणकारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बीजेपी सरकार ने लागू की, जिसकी कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के लोग। अगर कांग्रेसियों के पेट में मेडिकल के कॉलेज को लेकर इतना दर्द है तो आज इनकी फुल फ्लेश गवर्नमेंट है, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण करते ये लोग? बिल्कुल ठुकराल साहब, लेकिन ये बात तो आप मानते हैं कि अगर ये मेडिकल कॉलेज सही रूप में स्वार्थ सिद्धि का सिर्फ माध्यम ना बनते हुए सही रूप में अब तक ये आकार में आ चुका होता, इसका स्वरूप तैयार हो चुका होता, तो अब ये लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत की वजह भी बन चुका होता। अच्छा, मैं आपको इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूँ जी। इससे पूर्व जब मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश जल निगम कार्यदायी संस्थाएं बनाई गई। जी, वो कार्यदायी संस्थाएं जिन्होंने बिना निविदा के काम किया, किन लोगों ने काम किया? अगर ये उत्तराखंड की कांग्रेस की विजय बहुगुणा जी की सरकार इस बात का मूल्यांकन करेगी, इस बात की जांच करेगी कि किन लोगों ने उस समय इसका भवन निर्माण का काम किया, वो कौन लोग थे, किसके राजनीतिक इशारे पर चल रहे थे, इस सरकार की जमीन हिल जाएगी, सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। जी, रुपए का घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आएगा। ये वही लोग हैं और इन्हीं लोगों की निगाह वर्तमान में बहुगुणा जी को दिशा भ्रमित करके मेडिकल कॉलेज पर लगने वाले 1800 करोड़ रुपए के ऊपर है। 1800 करोड़ रुपए में कितना इनके पास आना चाहिए? इनका इतिहास क्या था? आज से 25 साल पूर्व इनकी स्थिति क्या थी? आज इनकी स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई? इतना रुपया कहां से आ गया? सिर्फ उस मेडिकल कॉलेज की नींव पर इतना रुपया कमाया और आगे जो मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, जो कपोल कल्पना मात्र है, उसमें 1800 करोड़ रुपए का जो व्यय होने वाला है, उस पर निगाह इन लोगों की नेताओं की। बिल्कुल ठुकराल साहब, यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आप स्थानीय विधायक हैं और लोगों को सुविधा हो, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, ये आपकी जिम्मेदारी भी है और इसी तरह के तमाम वादों के बाद आपको ये जिम्मेदारी जनता ने सौंपी भी है, तो अब आप क्या कुछ कदम उठाएंगे? मेडिकल कॉलेज से लोगों को भी लाभ मिलना है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का रुद्रपुर में पदार्पण हुआ। मुख्यमंत्री जी को मैंने मांग पत्र दिया, अपना ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में पहली मांग मैंने रखी है मेडिकल कॉलेज की। मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में बने मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देशन में बने मेडिकल कॉलेज। अगर कोई कांग्रेस का नेता मेडिकल कॉलेज के रुपयों पर अपनी आंखें जमाए हुए है तो जब तक मैं विधायक हूं, अब मैं किसी को हराम की कमाई कर लेने दूंगा और अपने उत्तराखंड की धरती पर किसी उत्तर प्रदेश की कार्यदायी संस्था को मैं काम नहीं करने दूंगा। बिल्कुल ठुकराल साहब, इस दिशा में जरूर कदम उठाया जाना चाहिए कि कोई अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग ना करने पाए और इसके साथ ही साथ जो जनता के हित हैं उनकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, जनता के हितों पर भी उसकी दिशा में भी काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ठुकराल साहब इन तमाम बातचीत के लिए, आपने हमसे बात की। फिलहाल राजकुमार ठुकराल बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं, उनका जो कुछ कहना रहा वो भी आपने सुना और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सियासत का खेल पूरे मामले में नजर भी आता है। सियासत का खेल ही है कि आखिर इसका निर्माण शिलान्यास के बाद तमाम पैसा लगने के बावजूद निर्माण रुका रहा। राजकुमार ठुकराल भी इस पे बीजेपी के शासनकाल में आखिर क्यों इसका निर्माण नहीं हो पाया, उन्होंने भी कोई स्पष्ट और सही जवाब नहीं दिया। कुल मिलाजुला करके सियासत अगर पैसे स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाने की कोशिश की जाती थी तो बीजेपी शासनकाल में यह भी किया जा सकता था कि ये स्वार्थ सिद्धि का माध्यम ना बनने पाए, उस तरह से काम किया जाता। लेकिन कुल मिलाजुला कर कोई स्पष्ट और सही जवाब नहीं मिला किसी भी नेता की तरफ से।
सभी पक्षों को देखा आपने, सुना भी आपने, लेकिन कुल मिलाजुला करके रुद्रपुर के इस राजकीय मेडिकल कॉलेज को सियासी खेल का मोहरा प्यादा बना दिया गया और नतीजा वही, पैसा तमाम लगा लेकिन जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिला। स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है सूबे में, ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, हमारे नेता भी जानते हैं। और ऐसे में अगर इसी तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ों से, उसकी योजनाओं से इस तरह से खिलवाड़ किया जाता रहा, उसको राजनीति की भेंट चढ़ाया जाता रहा, तो कैसे लोगों की परेशानियां खत्म होंगी, कैसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी? ऐसे में उन तमाम वादों के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकेगा जो जनता के हित में किए जाते हैं? फिलहाल इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।